हेलो दोस्तों, कैसे हैं? के वीडियो में हम जानेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। इससे पहले हम जो है जीव विज्ञान पर एक जो है वीडियो बनाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और चलते हैं हम कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है? कोशिका की उत्पत्ति, कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हम जानते हैं पहले कोशिका शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द सेल्यूला से हुई है। अब इस सेल्यूला का मतलब क्या होता है? सेल्यूला का मतलब होता है कोठरी नुमा संरचना, कोठरी नुमा संरचना या एक छोटा सा कमरा। अब हम जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने किया? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक कब किए? तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले बार कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। इन्होंने पहली बार कॉर्क कोशिका को देखे थे। किसको देखे थे? कॉर्क सेल को। ये कॉर्क सेल क्या होती है? तो कॉर्क सेल जो होता है यह पौधे के सबसे बाहरी भाग होता है, जैसे छाल करते हैं। अब ये जो कॉर्क सेल होता है यह बहुत ही मजबूत एवं दृढ़ होता है। यह बहुत ही मजबूत एवं दृढ़ होता है। क्यों होता है यह मजबूत? तो यह एक रासायनिक पदार्थ सुबेरिन के जमाव के कारण होता है। सुबेरिन के जमाव के कारण होता है जो कॉर्क सेल को सीमेंट की तरह मजबूत बना देता है। अब हम जानते हैं आगे रॉबर्ट हुक के बाद जो है ल्यूवेनहॉक आए थे। ल्यूवेनहॉक आए थे जिन्होंने 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका की खोज की थी, यानी कहेंगे कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया? तो सजीव कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया। कब किया? 1674 ईस्वी में। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जो है कोशिका के खोज में रॉबर्ट ब्राउन आए। रॉबर्ट ब्राउन जो कि 1831 ईस्वी में केंद्रक के बारे में बतलाए थे। यानी कहेगा कि केंद्रक की खोज किसने किया? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहे थे कि कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। यानी रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोले कि कोशिका के अंदर जो है एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए थे स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिए थे। यानी सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी का जो है प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान। कब किए थे? तो 1838 से 39 ईस्वी में। अब इन्होंने क्या बतलाए कि स्लाइडेन जो है एक वनस्पति वैज्ञानिक है। उन्होंने बतलाया कि पेड़ पौधे का जो निर्माण हुआ है वह भी एक छोटी इकाई कोशिका से हुई है। किससे हुई है? कोशिका से। और स्वान ने
बतलाए थे कि जो जंतु कोशिका है उस जंतु शरीर का निर्माण जो हुआ एक सूक्ष्म इकाई कोशिका से हुई है, और इन दोनों के मत को ही हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, यानी सेल थ्योरी कहते हैं। उसके बाद जो है आगे जानते हैं जे.ई. पुरकिंजे के बारे में। जे.ई. पुरकिंजे, जे.ई. पुरकिंजे इन्होंने क्या बतलाया? तो इन्होंने बतलाया कि कोशिका के अंदर अर्ध तरल दानेदार सजीव रचना होती है। सजीव रचना होती है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी जीव द्रव की खोज, वो पूछेगा कि जीव द्रव की खोज किसने किया? तो जीव द्रव की खोज जो है जे.ई. पुरकिंजे ने किया। कब? तो ईस्वी है 1839 ईस्वी में। कब के थे? 1839 ईस्वी में। उसके बाद अब आगे कोशिका की खोज के बारे में रुडोल्फ विर्चाउ, इन्होंने 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में बतलाए कि कोशिका जो होती है, कोशिका यानी कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। विर्चो ने क्या बतलाया कि जो नई कोशिका है उनका जो निर्माण होता है वह पहले से मौजूद कोशिका से ही होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आए मैक्स शुल्ज। कौन सा है? मैक्स शुल्ज। अब इन्होंने क्या बतलाया? तो इन्होंने 1861 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मतवाद। प्रोटोप्लाज्मतवाद। अब ये प्रोटोप्लाज्मतवाद होता क्या है? तो इन्होंने बतलाया कि कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक पिंड की तरह होता है। किसके तरह होता है? एक पिंड की तरह। यानी कि प्रोटोप्लाज्म एक पिंड की तरह होती है, और इस सिद्धांत को उन्होंने दे दिया प्रोटोप्लाज्मतवाद। उसके बाद जो है आगे वैज्ञानिक आए स्ट्रासबर्गर। अब इन्होंने क्या बतलाया? तो इन्होंने 1884 ईस्वी में बतलाया कि केंद्रक जो होता है, केंद्रक वह पैतृक गुणों का वंशानुगति में भाग लेता है। अब वंशानुगति का मतलब क्या होता है? तो वंशानुगति का मतलब होता है कि जो माता पिता का गुण है वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाना, वही कहलाता है वंशानुगति। यानी कि स्ट्रासबर्गर ने वंशानुगति के बारे में बतलाया। जो भाग लेते हैं कौन? केंद्रक, यानी केंद्रक भाग लेते हैं वंशानुगति में। आगे आए बाल्डेयर। अब बाल्डेयर क्या बतलाया? तो इन्होंने 1888 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज किया था। गुणसूत्र का। किसकी खोज की थी? गुणसूत्र का। यानी कि गुणसूत्र का खोज किसने किया? तो बाल्डेयर ने। कब? 1888 ईस्वी में। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कोशिका में विविधता, यानी कि कोशिका में विविधता कहने का मतलब हुआ कुछ कोशिका एक ही प्रकार की कोशिका की बनी होती है और कुछ अनेक प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। अब इसमें आपको पूछेगा क्या? तो आपको इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे पहला कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो यह है माइकोप्लाज्म
गैलीसेप्टिग्मा, गैलीसेप्टिग्मा। माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिग्मा का एक और नाम है PPLO। अब PPLO का मतलब क्या होता है? तो प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कहने का मतलब है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिग्मा, और इसको PPL भी कहते हैं, यानी प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब आगे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यह है तंत्रिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। अब शुतुरमुर्ग के अंडे की बात आया तो इसका वजन की बात कर लेते हैं। तो इसका औसत वजन जो होता है 1.5 kg से 2 kg का होता है। उसके बाद चलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका का आकार लगभग कितना तक हो सकता है? तो यह हो सकता है 170 गुने 135 मिलीमीटर। उसके बाद आगे चलते हैं कि सबसे छोटी कोशिका का आकार लगभग कितना हो सकता है? तो इसका हो सकता है आकार 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। अब हम जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब तंत्रिका कोशिका का आकार लगभग कितना हो सकता है? तो इसका जो है 1 मीटर, यानी कि तंत्रिका कोशिका का जो आकार है लगभग 1 मीटर तक का हो सकता है। आगे जानते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में छोटी कोशिका, छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु की कोशिका। अब जो है आगे जानते हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो ये होती है अंडाणु की कोशिका, यानी अंडाणु जो होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे हम बात करते हैं कि कोशिका जो है संख्या के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी कि संख्या के आधार पर कोशिका को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो यह है 2 भागों में। पहला है एक कोशिकीय जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिका को कहते हैं यूनिसेल्यूलर, बहुकोशिकीय को कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। अब एक कोशिका किसे कहते हैं? तो जिस जीव में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। यानी एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब हुआ कि इसका जो काम होता है, यानी सारा काम जो है एक ही कोशिका से होती है। चाहे वो भोजन ग्रहण करे, चाहे वो भोजन को पचने के बाद बाहर करे, यानी कि जितने भी काम होता है वह एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाती है। अब जो होता है इसमें एक कोशिका के द्वारा जो काम होती है वो कहलाती है
एंडोसाइटोसिस। कहेगा कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं एक कोशिकीय जीव में कोशिका झिल्ली के द्वारा जो क्रिया संपन्न होती है उसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं, यानी कि वैसे जीव जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे हो गया मनुष्य और पेड़ पौधे, ये सब जो होता है बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे हम जान गए कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक कोशिकीय जीव में जैसे अमीबा के बारे में जाने, तो अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव है। यह जो होता है ना, इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, यानी कि इसकी कोई एक फिक्स आकार नहीं होता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि एक ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ जिसका आकार हमेशा बदलते रहते हैं, तो ये हो जाएगा अमीबा। यानी कि अमीबा का चित्र हम किसी तरह से बना देंगे, ये हो जाएगा अमीबा। अब अमीबा में ये क्या होता है, केंद्रक, और ये होता है उसकी कोशिका झिल्ली, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। यानी अमीबा जो होता है अपना भोजन किससे ग्रहण करता है, कूटपाद से। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद जब यह भोजन ग्रहण करता है तो इसके अंदर जो होता है एक रसधानी का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं भोजन रसधानी। अब बहुकोशिकीय जीव में जैसे हम जान गए कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, उदाहरण भी जान गए कि मनुष्य होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में एक ऐसे कोशिका का नाम बताओ जिसकी आकार हमेशा बदलते रहते हैं, तो वो होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इसका एक और नाम है WBC, यानी कहने का मतलब है WBC का वाइट ब्लड सेल। इसका आकार जो होता है मानव शरीर में हमेशा बदलते रहता है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता। उसके बाद एक और पॉइंट जान लेते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में जो कोशिका की संख्या होती है वो आकार पर निर्भर करती है। आकार कहने का मतलब, मान लीजिए कि अगर एक चूहा है और एक हाथी है, तो चूहा में जो कोशिका की संख्या होगी वह हाथी की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, और हाथी में क्या होगा, चूहा की अपेक्षा ज़्यादा होगा। अब मानव शरीर में कोशिका के अनुमान लगाने के लिए एक छोटे से जैसे शब्द ट्रिक है, जैसे कि कोई व्यक्ति 50 kg का है, तो उसमें कहेगा कि कोशिका की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें जो होता है उसके वजन और गुने 10⁻15 हो जाता है। यानी कि ये कहने का मतलब अगर 40 kg का है तो 40 गुने 10⁻15, अगर वह 60 kg का है तो वह हो जाएगा 60 गुने 10⁻15, लगभग इसमें कोशिका की संख्या हो जाती है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसे लगे, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब के लिए बाय बाय।